तो लास्ट डे हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन और कुछ वैसा सेट्स ओवर सम फील्ड जो वेक्टर स्पेस है, और कुछ वैसा सेट्स का भी डिस्कशन किए थे ओवर दैट फील्ड दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो अभी एक कुछ प्रॉपर्टीज है, वो उसका बस हम लोग रिजल्ट लिखेंगे, काम आएगा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो सबका जरूरत पड़ सकता है। और जो है कुछ स्टेटमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? ये किसी भी बुक में मिल जाएगा, कोई भी अगर बुक अगर हम फॉलो करते हैं वेक्टर स्पेस का, तो सब में ये सब मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला वाला प्रॉपर्टी क्या है? मान लेते हैं क्या, जीरो जीरो एलिमेंट है किसका? फील्ड का, वेक्टर का नहीं, फील्ड का एलिमेंट है। और कोई एक वेक्टर हम पिक करते हैं वेक्टर से, क्या कोई एलिमेंट हम पिक करते हैं वेक्टर से, तो उस केस में क्या होगा? दिस गिव्स ऑलवेज जीरो फॉर ऑल न्यू बिलोंगिंग टू द गिवन वेक्टर स्पेस। ठीक है, सब ट्रिवियल ट्रिवियल सब है। और कोई स्केलर है, और कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वेक्टर के साथ में, दैट गिव्स अगेन जीरो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू फील्ड। और फिर अगर लैम्डा न्यू, यहां पे क्या, लैम्डा फील्ड का एलिमेंट है और न्यू जो है वेक्टर का एलिमेंट है, तो अगर ये है तो कम से कम एटलीस्ट दोनों में से कोई एक जीरो होगा। देन दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू जीरो और न्यू इज इक्वल टू जीरो। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज लैम्डा माइनस न्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा न्यू। ठीक है, या ऐसे ही छोटा सा प्रॉपर्टी है बस। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो एक रिजल्ट है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसको जानने से पहले ये चीज हम लोगों को जानना होगा, काउंटेबल सेट क्या होता है। वो थोड़ा सा उसका डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है इसका रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो काउंटेबल सेट, मान लेते हैं क्या, एस हमारा क्या है, एक कोई भी आर्बिट्ररी सेट है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। एस हमारा एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है A1, एस इधर लिख देते हैं, A2 एंड सो ऑन n। ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हो सकता है वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो। फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट मे और मे नॉट बी काउंटेबल, अनकाउंटेबल जरूरी नहीं है। तो मान लेते हैं कि कोई एक हमारा सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो अगर एक ऐसा मैपिंग हम डिफाइन कर ले, कहां से, फ्रॉम एस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फ्रॉम एस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि कैसा सेट हो, 1 1 ऑन 2 हो। ठीक है, तो अगर ये 1 1 ऑन 2 मैप, एक भी अगर ऐसा मैपिंग हमें मिल गया जो फ्रॉम एस टू एन जो है 1 1 ऑन 2 मैपिंग है, तो वैसे सेट्स को, जो कि एस है हमारा, सेट को बोलेंगे काउंटेबल सेट। तो अगर कोई भी सेट है, कोई भी सेट अगर ले रहे हैं और वो खुद से एक 1 1 ऑन 2 मैप बना ही देगा, आइडेंटिटी मैप, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, तो अगर एफ इज मैप फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, होगा ही होगा। मतलब
ये जरूरी नहीं है कि एफ ही होगा, ये तो एफ आर्बिट्ररी है, लेकिन एक एफ ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। वो क्या होगा? आइडेंटिटी मैप हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैप हो गया। ये क्या है? 1 1 ऑन टू मैप होता है। बाकी डिटेल्स में रियल एनालिसिस का पोर्शन है। बस हम लोगों को क्या इसका डेफिनेशन और फिर कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानना है, और फिर काउंटेबल सेट्स। तो डेफिनेशन है, अ सेट S is said to be countable if there exists a bijection. Bijection means 1 1 and onto both. 1 1 onto between S and N. अब n लिख दिया तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका डेफिनेशन। और कुछ एग्जांपल्स जो है, अब हर एक को अभी प्रूव करना पॉसिबल नहीं है ये लीनियर अलजेब्रा के क्लासेस में। रियल एनालिसिस के में जो हम लोग इंटर करते हैं तो सबसे पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ते हैं, फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स जो है वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो क्या है कि एग्जाम्पल है काउंटेबल सेट्स का। अब जो सेट काउंटेबल नहीं होगा तो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अगर इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट सेट कितने टाइप के हैं? या दो ही टाइप के, या फिर काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। फिर अनकाउंटेबल में भी कुछ और चलता है उसका काउंटिंग। तो काउंटेबल सेट्स जैसे कि हमारा सबसे पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज काउंटेबल, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि 1 1 ऑन टू दोनों होगा। वो मैपिंग कुछ नहीं, वो आइडेंटिटी मैप है। तो n हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और फिर सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स। फिर अनकाउंटेबल सेट्स। अनकाउंटेबल सेट्स का कुछ कुछ एग्जांपल, जैसे अब बात यह है कि अब सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है, तो अगर सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, हम कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल है। और इस रियल एक्सेस की अगर हम बात करेंगे, इस रियल एक्सेस में किस टाइप के दो ही एलिमेंट होते हैं, या तो रैशनल होगा या फिर कोई भी आर्बिट्ररी हम नंबर को पिक करेंगे तो क्या होगा? या तो वो रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। तो अब देखो कि अब सारा रैशनल नंबर्स को हम पिक कर लिए, उसको बोल दिए काउंटेबल है, तो बचा हुआ कितना जो एलिमेंट्स है वो सभी इरेशनल, वो तो अनकाउंटेबल ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि आर हमारा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में से कुछ काउंटेबल हम माइनस कर दिए। ठीक है, अनकाउंटेबल में से काउंटेबल माइनस किए तो बचेगा अनकाउंटेबल ही ना। तो इसीलिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल सेट होगा। और फिर ये आर हो गया। और अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर अगर अनकाउंटेबल है तो इसका सुपर सेट जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगा? वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि यही हमारा अनकाउंटेबल है। मान लिया जाए कि एक सेट दिया हुआ है और कह रहे हैं कि वो इनफाइनाइट सेट है, और इनफाइनाइट में हम एक नंबर ऐड कर दिए तो वो फाइनाइट थोड़ी ना हो जाएगा। वही ठीक उसी तरह से इसमें भी अगर अनकाउंटेबल सेट आर है और उसमें कुछ एलिमेंट्स को हम और ऐड कर दिए, बढ़ाए, कम नहीं किए उसको, अगर बढ़ा रहे हैं तो भी वो अनकाउंटेबल ही होगा, लेकिन कम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो अनकाउंटेबल ही हो। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर इसको हम हटा दिए, इरेशनल नंबर को हटा दिए, तो क्या हुआ? कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो ये सेट बन रहा है। इरेशनल नंबर को हटाएंगे तो क्या होगा? ये होगा काउंटेबल हो गया।
मतलब अगर किसी बड़े सेट से कुछ नंबर्स को अगर रिमूव कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो, अगर बड़ा सेट जो है अगर अनकाउंटेबल है तो, अगर कोई बड़ा सेट है वो अनकाउंटेबल सेट है और उसमें से कुछ नंबर्स को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो अनकाउंटेबल ही हो सकता है कि काउंटेबल हो जाए। लेकिन किसी अनकाउंटेबल सेट में अगर कुछ ऐड अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा अनकाउंटेबल ही होगा ना। ठीक है, तो वही लॉजिक है इसमें। आर हो गया इरेशनल। अब कोई भी इंटरवल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, यहाँ पे 0 हो 0 1, अब ये नहीं कि ए और बी दोनों बराबर कर दिए ठीक है, तो बराबर कर दिए तो 1 1 हो गया, 1 से स्टार्ट हो 1 पे खत्म हुआ तो 1 पॉइंट हो गया ना। फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो फिर अगर ए, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट होगा। ठीक है, अब आर, अच्छा इस पे हम डिस्कस कर रहे थे, किधर आ गए। तो अब देखो अभी बात कर रहे थे जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर है कि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, उसमें कुछ और से एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो भी अनकाउंटेबल होगा। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ठीक क्या होगा, अनकाउंटेबल भी होगा ना। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये भी अनकाउंटेबल होगा, समझ में आ रहा है ना। क्यों होगा, क्योंकि आर हमारा अनकाउंटेबल है, हमको कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है इसमें और कुछ प्रूफ करने का भी जरूरत नहीं है। अगर सेट ऑफ रियल नंबर अगर हमारा अनकाउंटेबल है तो उसमें कुछ ऐड किए तो क्या होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बन रहा है तो क्या होगा, वो भी अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ये सब बेसिक एग्जांपल है और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस भी हो सकता है। ये तो बेसिक एग्जांपल्स है, अभी हम इतना ही पढ़ के स्किप कर रहे हैं। और मेन तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, तो रियल एनालिसिस में ज्यादा इंटर अभी नहीं करना है, उसका अलग टॉपिक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक रिजल्ट है, जैसे अगर एक सेट S1 लेते हैं और एक सेट S2 लेते हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि दिस सेट इज अनकाउंटेबल एंड दिस सेट इज काउंटेबल, तो इस केस में जो है ना ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट ये है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस, अच्छा बी countable set एंड F जो कि क्या है, फील्ड ही है, बी एन, अच्छा सेट यहाँ पे लिखने से की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट एबिलियन ग्रुप भी लिख सकते हैं, एफ बी एन अनकाउंटेबल फील्ड, then V over F can never become a vector space। ठीक है, ये रिजल्ट काटने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि 4-5 ऑप्शन दे दे, पूछेगा कि ये इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है या कौन सा वेक्टर स्पेस है, तो ये इससे हेल्प हो सकता है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है पूरा, लेकिन काम आएगा। जैसे कि अब एग्जांपल प्रूफ छोड़ देते हैं, जैसे कि Q ओवर R है, अभी हम बताए थे यहाँ पे वेक्टर क्या है, Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल है, और R क्या है, अनकाउंटेबल, तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है,
ये हो गया एक तरीका, ये इसको गलत साबित करने के लिए। दूसरा तरीका बताएं, अगर मान लेते हैं कि 2 क्या है, एक रैशनल नंबर का एलिमेंट, ठीक है, और फिर आर, आर में तो सेट रैशनल इरेशनल दोनों है, √2 आर का एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, फील्ड का एलिमेंट पिक करो और रैशनल ये जो वेक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो इसी का ही एलिमेंट मिलेगा तो क्या कहेंगे, दैट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे अगर रूट टू इंटू टू मतलब 2√2, ये तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है मतलब ये इसका एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसको काटने का बहुत तरीका होता है, तो इसी को दो तरीके से हम लोग देखें। तो ये इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल, और ये हमारा काउंटेबल, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है, ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वेक्टर स्पेस नहीं है तो ऐसा ही कंडीशन होगा। बात समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। Z/Q ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, कैसे करेगा, नहीं करेगा। काउंटेबल अनकाउंट दोनों ही काउंटेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाने के लिए एग्जाम्पल का पर्पस ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये इफ एंड ओनली कंडीशन नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोले कि अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है का कहने का मतलब कि दिस इज काउंटेबल एंड दिस इज अनकाउंटेबल, तो वो वेक्टर स्पेस कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा अगर देखेंगे कि अगर कोई जो इस तरह का जो है सेट जो है अगर वेक्टर स्पेस नहीं है तो जरूरी नहीं है कि ये वाला कंडीशन को होल्ड करेगा, ये हम कह रहे हैं। ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा इसका मतलब क्या, कि हो सकता है कि ये काउंटेबल भी हो और ये भी काउंटेबल हो, ठीक है, हो सकता है कि ये काउंटेबल हो ये अनकाउंटेबल हो, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये क्या है, वेक्टर स्पेस है या नहीं, पहले इस तरीके, अब इसका यूज ही नहीं करेंगे हम क्योंकि ये तो रिजल्ट पार नहीं कर रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है कि ये दिख गया हमको कि ये दिस इज काउंटेबल दिस इज अनकाउंटेबल, तो सीधा काट देंगे हम ऑप्शन को, लेकिन यहाँ पे हमको दिख ही नहीं रहा है। आ रहा बात समझ में, ये रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है ये दोनों ही काउंटेबल है, तब क्या करेंगे, ठीक है, तब सोचना पड़ेगा। यहाँ तो रिजल्ट काम का तभी है जहां पर उस तरह का जो कंडीशन है वो, मेरा समझ में आ रहा है बात को। यहाँ पे क्या किए, सिंपली चेक किए ये वाला होल्ड कर रहा है कि नहीं, होल्ड किया इसीलिए काट दिए, मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है। अब इस केस में क्या है, ये वाला रिजल्ट होल्ड ही नहीं कर रहा है, नहीं होल्ड कर रहा तो फिर हम आएंगे अपना बिना दिमाग लगाए, ये हुआ बिना, ये दिमाग लगा के काम किए हैं। अब बिना दिमाग लगाए का कहने का मतलब बस डेफिनेशन को पकड़ना है। तो डेफिनेशन में क्या कहता है, वेक्टर स्पेस होने के लिए पहले क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों होना चाहिए, उसके बाद ना बाकी का देखेंगे जो एबेलियन ग्रुप है कि क्या है वो सब, ठीक है। तो अब देखो क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन है या नहीं है, दो इंटीजर का सम अगेन एन इंटीजर, तो ये वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज तो है, ठीक है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है या नहीं है। पकड़ते हैं यहाँ पे 2 बिलोंगिंग टू Z, ठीक है, और 1/5 रैशनल नंबर है। तो अगर ये क्लोज होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसका एलिमेंट होगा, Z का, तो गुना करो दोनों को, क्या हो गया 2/5, 2/5 इंटीजर होता है
हो गया, कहानी खत्म इसका। ठीक है, मतलब ये चीज जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा अप्लीकेबल हो। हाँ, ये कंडीशन अगर दे दिया हुआ तो सीधे काट देंगे, दिमाग लगाने ही नहीं। उसके बाद अगर इसको पकड़ेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए, अगर डेफिनेशन को पकड़ेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। आगे समझ में। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर सब स्पेस। सब ग्रुप होता है, सब रिंग होता है, तो वेक्टर स्पेस पे बोलता है कि हम भी रहेंगे सब। तो डेफिनेशन सिंपल सा है। मान लेते हैं कोई V ओवर एफ ये वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, then a non-empty subset of V is said to be vector subspace if it is itself a vector space over the same given field F। ठीक है, फील्ड सेम फील्ड पे ही होना चाहिए। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फॉर्मेलिटी। let V over F be a vector space over a field F, then a non-empty set नहीं सबसेट W of V is said to be a vector subspace of किस वेक्टर का, वेक्टर स्पेस का V ओवर F का, if W over F is itself a vector space over the same field F। ठीक है, यही है डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन। डेफिनेशन तो ठीक है, हमारा टारगेट है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो अब इससे रिलेटेड एक से एक प्रॉब्लम को करेंगे हम लोग। एक एग्जांपल लिख देते हैं, ये भी एक फॉर्मेलिटी। R over R is a subspace of C over R। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं C over R क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ना। ठीक है, C over R एक वेक्टर स्पेस है, और ये भी जानते हैं कि R over R भी वेक्टर स्पेस है, और दिख रहा है, एग्जांपल बताएं, F over F फील्ड ओवर इटसेल्फ इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। तो R ओवर R भी वेक्टर स्पेस है, C ओवर R भी वेक्टर स्पेस है, और क्या है, R जो है C का सबसेट है। सेट ऑफ रियल नंबर किसका सबसेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, तो अब बाय डेफिनेशन R ओवर R इज अ सबस्पेस ऑफ C ओवर R। ठीक है, क्लियर है। एनी डाउट। मिटा देना। तो एक है, अब क्या है, हमको दिया हुआ रहेगा एक सेट, पूछेगा कि वो किसी पर्टिकुलर
वेक्टर स्पेस का क्या वो सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, प्रॉब्लम ऐसे ही आएगा। तो उस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक टेस्ट काफी है, सिंगल स्टेप टेस्ट या डबल स्टेप टेस्ट, दोनों ही एक ही चीज है। और उसका प्रूफ तो नहीं देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट वो स्टेटमेंट देखेंगे और सीधा क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं रिजल्ट 1, या फिर इसको सिंगल स्टेप टेस्ट भी बोलेंगे। और ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, मतलब काफी क्या स्ट्रॉन्ग है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट भी है। ठीक है, तो रिजल्ट ये है द नेसेस डबल सी होता है क्या, नेसेसरी एंड सिंगल ही होता है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर a non-empty set या subset W of V, subset W of a vector space V over F to be a subspace of V is that for all AB belonging to the given field F, फील्ड का एलिमेंट, और फिर अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू V, मतलब सॉरी सब स्पेस है ना W। ठीक है, जैसे कि हमारा एक ये है V ओवर F, ये वेक्टर स्पेस है, और क्या है ये एक W इसका सबसेट है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि W V का सब स्पेस है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट पिक करेंगे फील्ड का, दो भी जरूरी नहीं, एक ही से काम चल जाएगा, फील्ड का, और फिर दो एलिमेंट पिक करेंगे इस वेक्टर का ही, लेकिन जो इसका सबसेट है W का। अगर ये अल्फा बीटा और ए बी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करने मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर अगेन W में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या कहेंगे कि W ओवर F इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक है, यही थ्योरम है, implies a alpha plus b beta belonging to W। ठीक है, और इक्विवेलेंटली इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, a अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W, दोनों ही एक ही बात है। और दूसरा रिजल्ट अगर एक ही है तो ये भी इक्विवेलेंट ही है, तो इसमें क्या करते हैं, एक एडिशन को क्लोज करा देते हैं। यहां भी वही चीज हो रहा है, अगर अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W हो और फिर ए अल्फा बिलोंगिंग टू W। ठीक है, तो अब देखो ये ए अल्फा, अल्फा मतलब क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, दो एलिमेंट W का पिक किए हम लोग और पता चला दोनों का सम क्या हो रहा है, W का ही एलिमेंट है, पहला चीज हो गया। और दूसरा ए अल्फा बिलोंगिंग टू W, दो चीज हो गया। तो दोनों चीज को अगर सेटिस्फाई किया तो भी काम चल जाएगा। अब इसी को हम वो चीज ला सकते हैं, क्योंकि देखो अब W क्या है, अगर ऑलरेडी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, इसी पे ही होगा। तो ऐसा होगा ना, ए अल्फा प्लस बीटा इसी में ही होगा। ठीक है, और ये अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये भी तो दो वेक्टर का सम ही जाएगा ना वेक्टर, तो बात तो वही हो गया ना, लगभग लगभग नहीं वही बात हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली कोई भी चाहे तो हम यूज कर सकते हैं, थ्रू आउट क्या करेंगे यही वाला यूज कर लेंगे हम लोग, जब भी प्रॉब्लम आएगा यही वाला या फिर ये वाला, डायरेक्टली हम इसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, बेटा मिटा तो दिए, पूछ रहे हैं मिटाने के बाद।
तो आते हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन ये है, बेसिक से स्टार्ट। वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, आर स्क्वायर ओवर आर, जिसमें वी क्या है हमारा, आर स्क्वायर मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, किस फॉर्म में, एक्स वाई, सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कहीं भी किसी को डाउट हो तो बेझिझक पूछो। यहां से ऐसा ये होगा ना, अगर यही पे सारा कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो रिवीजन करने में एकदम आसान होगा। ठीक है, और सबके लिए है, ऑनलाइन वालों के लिए भी है। तो अब देखो क्या है कि एक इसका सबसेट लेते हैं, W1 A0 such that A is belonging to R, ठीक। और W2 क्या है, 0B such that B is belonging to R। अब हम लोगों को क्या है कि चेक करना है, एकदम बेसिक से हम लोग जाएंगे। जैसे अभी जो अभी टेस्ट बताए हैं ना, बस उसी को यूज करेंगे सीधा, एकदम नो दिमाग एकदम लगाना मना है यहाँ पे। ठीक है, जो पढ़ाए हैं वही यूज करना है। तो W1 क्या है, उसमें एलिमेंट्स कैसा है, A0 सच दैट A बिलोंगिंग टू R, और W2 में कुछ ऐसा। बेसिकली ये क्या है, ये x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखो, तो अब सब स्पेस के लिए हम लोग को क्या प्रूव करना है, अगर A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W1 हो, वेयर ए बी बिलोंगिंग टू फील्ड, यहाँ पे फील्ड क्या है, R है, और फिर अल्फा बीटा किसका एलिमेंट है, ये भी R का ही है, आर स्क्वायर का है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले W1 का चेक करते हैं, और W1 आराम से थोड़ा लिखते हैं इसमें। तो करते क्या है, एक अल्फा एलिमेंट पिक करते हैं W1 से। तो अगर W1 का एलिमेंट है तो कैसा एलिमेंट होगा, A1 0, ऐसा ही होगा ना। W1 का सीधा प्रॉपर्टी को देखना है, W1 में वैसा एलिमेंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ठीक है, तो वही ले लिए, A1 नॉट 0, A1 0 भी हो सकता है, मतलब A1 के बारे में कुछ बोला नहीं है। और दूसरा वेक्टर क्या लेते हैं, बीटा, बीटा भी क्या करेंगे, इसी फॉर्म में ही होगा ना, क्योंकि हम अभी W1 का ही चेक कर रहे हैं, तो दो एलिमेंट इसका हम पकड़ लिए। ठीक, अब हम लोग क्या चाहिए, इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए ध्यान से देखो एकदम, ए अल्फा प्लस बी बीटा, अल्फा बीटा हम पिक कर लिए हैं, और ए बी हम लोग को चाहिए। ए बी कहाँ का एलिमेंट होगा, रियल नंबर का, फील्ड का। ठीक है, और ए और बी बिलोंगिंग टू फील्ड, हेयर अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू सॉरी W1। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 का है या नहीं है, बस यही काम करना है। यहां तक समझ में आया कैसे हम किए हैं। तो क्या करेंगे, अब ए अल्फा प्लस बी बीटा को कंप्यूट कर देंगे, जो आएगा उसके बाद चेक करेंगे, W1 का है तो पास हो गया। तो क्या है ऐसा, ए अल्फा, अल्फा में क्या है, A1 0 है ना, A1 0, फिर प्लस बी बीटा, बीटा में क्या है A2 0, पहले ध्यान से समझ लो बाद में लिखना। ठीक, A1 में क्या है, सॉरी अल्फा में क्या है A1 0, बीटा में क्या है A2 0। तो अब क्या किए, A2 0 ये हम ले लिए। अब देखो ये हो गया A1 0 प्लस ये B A2, ये तो 0 ही होगा। अब इसको सम करते हैं तो कैसे, अगर ऑर्डर पेयर को सम करते हैं तो x को x के साथ, y को y के साथ, तो ये हमारा हो गया A1 प्लस B A2 प्लस 0। ठीक है, अब हम देखो, अब दो एलिमेंट अल्फा बीटा किसका पिक किए हैं, W1 का, और दो स्केलर हम पिक किए, और दोनों का जो ये सम जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में है,
इसको कंप्यूट किए वो ऐसा आया। अब देखो ये कैसा है, W1 का एलिमेंट है या नहीं है ना, क्योंकि W1 में वही एलिमेंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो। तो उसका आप देखो ए अल्फा प्लस बीटा में भी तो वही एलिमेंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर दिस बिलोंगिंग टू W1, देयरफॉर a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंगिंग टू W1। इसका मतलब ये जो टेस्ट है हमारा, बाय द प्रीवियस रिजल्ट W1 इज अ सब स्पेस ऑफ R स्क्वायर ओवर R, ठीक है। तो दूसरा, अब ये हो गया तो उसमें क्या अंतर है, W2 में दोनों एक ही क्वेश्चन है, दो अलग क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा, वही वही काम करेंगे, जहां जीरो लिए थे y पे, यहाँ पे x पे जीरो, ठीक है। तो ये भी वेक्टर स्पेस होगा और ये भी होगा वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस होगा। समझ में आ गया ना, समझना इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसको अच्छे से नोट कर लो, और सब में जितना भी क्वेश्चंस आएगा ना, बेसिकली सब स्पेस टेस्ट प्रूव करने के लिए बस यही एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है। और कोई चाहे तो बी को 1 भी ले सकता है, चलेगा वो भी, मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा नहीं, ए अल्फा प्लस बीटा भी लेकर के काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो, ये समझ में आ गया तो फिर आगे का प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। हाँ, अब कहीं ऐसा लगेगा कि ये रिजल्ट पास करेगा कि नहीं, सब स्पेस टेस्ट को ये क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या करना होगा, ये तो हमको लगा कि ये सब स्पेस टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा, तो क्वालिफाई कर जाएगा लगा और ट्राई किए तो हो गया। लेकिन कहीं ऐसा भी लगेगा कि ये सब स्पेस है कि नहीं है, तो वहां पे क्या करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा। डिस्कार्ड करने के लिए कुछ तिगड़म लगाना होगा, कोई एक एक्सियम को काटना पड़ेगा वहां पे। अब इसमें क्या है, अब अलग से, अब इसमें देखो बहुत सा, एक यहाँ पे यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये जेट टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, किसी किसी को फील हो रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जेट में, आ सकता है, मतलब ये नहीं कि हम गैस कर रहे हैं, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस, पूछ दे, इसमें एक ऑप्शन दे दिया W1 जो है, फिर दूसरा दे दिया W2, फिर तीसरा कुछ और दे देगा, हो सकता है कि अभी एक और क्वेश्चन दिए वो तीसरा ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसमें इस जेट का टारगेट करने के लिए जो पढ़ा रहा है एकदम उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, लॉजिक बिल्ड करो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन था ना, तो धीरे धीरे आराम से बताएं। अब जो है इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगा थोड़ा उसमें स्पीड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेक्टर स्पेस हमारा सेम है R स्क्वायर ओवर R, और जो उसका सबसेट है, सबसेट में कुछ ऐसा एलिमेंट है ए बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू R और A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा। कोई स्टूडेंट अब फिर से अब इसी में लगाएगा दिमाग, ठीक है। सब स्पेस टेस्ट को ठीक है कर लेते हैं, सब स्पेस टेस्ट को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करके देख लो। लेकिन हमको तो दिख रहा है यहीं से डायरेक्ट एक गड़बड़ है इसमें। अगर देखो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे, इसको इसका सब स्पेस होने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, इसको सब स्पेस टेस्ट दूर का बात है, इसको तो वेक्टर स्पेस बनाना पड़ेगा ना, ओवर द सेम फील्ड F इज इक्वल टू R। तो इसको वेक्टर स्पेस बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, दिस शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। लग रहा है वेक्टर एडिशन पे तो क्लोज्ड ही होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि अल्फा बीटा दो एलिमेंट लेते हैं, A1 B1, और इसमें क्या है A1 इसका प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ना,
A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। और बीटा अगर हम लेते हैं A2 B2, ठीक है, तो इसमें क्या होगा A1 ग्रेटर देन 0, A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों का सम करेंगे, दो नॉन नेगेटिव का सम अगेन इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। 1 प्लस 1 1 पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, दूसरा 1 भी, दोनों का सम करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन ये तो हो रहा है, लेकिन एक जरा सोचो, ए बी स्केलर है, स्केलर में रियल नेगेटिव नंबर भी तो है, वेक्टर एडिशन पार कर गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पार करेगा, नहीं करेगा। बस इसका सॉल्यूशन इतना ही है, लेट अल्फा इक्वल टू, एक हम वेक्टर किए किसका, डब्लू का, वो क्या कर रहे हैं 110, ठीक है, या माइनस भी ले ले, हमको क्या दिक्कत है, फिर भी इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो इसमें ये इसका सेट है कि नहीं, ए बी बिलोंगिंग टू आर 1 और -10 आर का एलिमेंट है, और जो उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये इसी का ही एलिमेंट है। अब देखो एक एलिमेंट ले लेते हैं -1 जो कि फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड मतलब आर का एलिमेंट है। अब अगर ये सब स्पेस होता तो क्या होता, इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन आल्सो, होना चाहिए ना, ठीक है। वेक्टर एडिशन तो हो रहा है, तो अब -1 यहाँ पे स्केलर क्या है -1, अब वेक्टर क्या है, ये है 1 -10, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए अल्फा क्या -1 इंटू 1 -10 बराबर -110। अब देखो ये इसका एलिमेंट है डब्लू का, डब्लू का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अब देखो डब्लू का एलिमेंट होने के लिए ए को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे -1 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंगिंग टू किसका, डब्लू, देयरफॉर डब्लू इज नॉट अ सब स्पेस किसका, वी का, ऑफ वी ओवर, ठीक है, मतलब आर स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा, लग रहा है जहां की ये सब स्पेस हो सकता है तो ठीक है, हम जो प्रॉपर जो एल्गोरिथम है सब स्पेस टेस्ट उसको यूज करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो काटने का उपाय करेंगे कुछ, कोई दिक्कत लग रहा फेस से तुमको, ठीक है। हो गया, क्या पता जो दो ऑप्शन W1 W2 दिया, तीसरा ऑप्शन W जो दे देगा एग्जाम में। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भी सेम स्पेस ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस क्या है सेम, और W जो है सबसेट जो है हमारा वो कुछ ऐसा है, ए बी सच दैट ए इज बिलोंगिंग टू क्यू, बी इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये बताओ ये होगा। हिंट के लिए कह रहे हैं कि हिंट वही है जो अभी जो क्वेश्चन जैसे किए थे, इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्यों, कोई एलिमेंट ले लेते हैं अल्फा, डब्लू का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, हाँ आज भी तो नहीं है,
तो ठीक है, अल्फा एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, कैसा है, मान लेते हैं 2√2, हो सकता है मतलब 2 भी ले सकते हैं। W का बिलोंगिंग टू W क्यों है, क्योंकि A में क्या हुआ, रैशनल नंबर, और B कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हम ले लिए √2, मेरा मन किया लेने का। तो और फिर एक ले लेते हैं फील्ड का एलिमेंट। फील्ड का एलिमेंट, फील्ड में क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर ही तो है, फील्ड ही है। अब ए को अल्फा से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ए अल्फा मतलब √2 यही होगा ना, ये क्या हो गया 2√2 फैक्टर का एलिमेंट क्या है, W का एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जिसका x कोऑर्डिनेट रैशनल हो, तो रैशनल हम 2 लिए थे। तो अगर ये वेक्टर स्पेस होता तो कोई भी अगर आर्बिट्ररी रियल नंबर का या फील्ड का एलिमेंट्स को पकड़ के हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसी का एलिमेंट होता, और अगर W का ही एलिमेंट अगर होता तो इसको क्या होना होता है, रैशनल होना होता ना, लेकिन ये तो रैशनल नहीं दिख रहा हमको, तो इसीलिए बोलेंगे क्या, डज नॉट बिलोंगिंग टू W, therefore W is not a subspace of V। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लिए। अभी एक और एग्जांपल है जो वो भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा, बिठा दे, लिख रहा है। फिर से वही स्पेस ले रहे हैं, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर ओवर आर, और W में जो है इसी का सबसेट है, उसमें वैसे एलिमेंट्स हैं ए बी सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सोचना होगा, हम सोचते हैं, वैसे तो सोचा हुआ है मेरा, बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो W में कैसा एलिमेंट है, वैसा एलिमेंट जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो पॉजिटिव या 0 के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो। तो कैसा हो सकता है, या तो दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, ए भी दोनों पॉजिटिव हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ए भी दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, 0 भी हो सकता है, कोई एक 0 हो गया तो भी काम चल जाएगा, लेकिन तो इसमें से ये भी दिख रहा है, तो देखो अल्फा इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 7, और बीटा जो है -7, ये नेगेटिव हो जाएगा, -3। ठीक है, अब ये देखो अल्फा W का एलिमेंट है या नहीं है क्योंकि 5 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 35 विच satisfy this condition a b is greater than equal to 0, और बीटा 7 - 3 21 अगेन satisfy this condition। तो अब देखो ये क्या है, W का एलिमेंट है, ये भी W का एलिमेंट है। अब अल्फा प्लस बीटा जरा करके देखो तो 5 में से कितना हो जाएगा, -2, और 7 - 3 4, अब करके देखो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए मतलब दिस इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, डज नॉट बिलोंगिंग टू W, that is W is not closed with respect to vector addition, therefore W is not a subspace
बेस ऑफ v ओवर f, मतलब r स्क्वायर ओवर r। क्लियर? आगे बढ़े। मैक्सिमा मिनिमा पता होगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब का कोई ग्राफ प्लॉट करके बताओ, क्योंकि इसी का भी नेक्स्ट प्रॉब्लम उसका यूज करेंगे हम। मिटा दें? अच्छा देख लो। मिटा रहे, ठीक है? लिख लिए? पेन चला। देखो, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये काउंटर एग्जाम्पल, ऐसे हम काउंटर एग्जाम्पल यूज करेंगे इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? इधर ध्यान दो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर ग्राफ प्लॉट करना हो रफली तो क्या करेंगे, एक्स का कुछ कुछ वैल्यू ले लेकर के एक रफ डायग्राम कर सकते हैं। अगर हम इसी में क्या कर देंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस 1/5 के पावर 3 लेते हैं, तो ग्राफ कैसा दिखेगा? यहाँ पे जीरो पे y जीरो आ रहा था, यहाँ पे कितना पे जीरो y जीरो आएगा? 1/5 पे। तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, इसका खिसक जाएगा x इक्वल टू 1/5 पे, ठीक है? इसका हम लोग यूज करेंगे 1/5 या कुछ और ले सकते हैं। अगर हम इसका बात करेंगे y इक्वल टू 0 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/5, फिर x माइनस 1/5 के पावर 3, इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा दिखेगा, बताते हैं कैसे होगा। कहां x का वैल्यू 0 से लेकर के अगर 1/5 तक लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। तो यहां से जो ग्राफ है ना कुछ ऐसा ही दिखेगा 1/5 तक, ठीक है? अब x इक्वल टू 1/5 से लेकर के 1 तक, ठीक है? यहाँ पे कहीं 1 है, दिख रहा है ना? तुम लोगों को दिख रहा है ना? तो अगर 1 है तो यहाँ पे ग्राफ कैसा दिखेगा, कैसा है? x के पावर 3 की का ही पोर्शन होगा ना, उसी के जैसा होगा। ये कुछ ऐसा दे देगा, ठीक है? उसके आगे नहीं जाएगा ये ग्राफ, क्योंकि x इक्वल टू 1 तक ही हमारा रेंज है। तो ग्राफ का पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक, यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर के 1 तक, इसमें डोमेन ही हमारा क्या है 0 से लेकर के 1 तक। तो 0 से लेकर के 1/5 तक का जो पोर्शन है वो 0 आउटपुट हमारा दे रहा है, और 1/5 से लेकर के 1 तक है जो कुछ ऐसा दे रहा है, ठीक है? ये हो गया। अगर हम इसी को उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा? बोलो। जैसे कि x 0 से लेकर के 1/5 तक अगर हम करते हैं क्या कि ये वाला पोर्शन लगा देते हैं, ये हो गया ना। 3 ग्राफ है यहाँ पे, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ठीक है?
नहीं हुआ क्या? हो गया ना सबका? एक और ग्राफ है। अब मान लेते हैं y इक्वल टू हमारा है कुछ ऐसा, x माइनस 1/5 के पावर 3, और कहां से x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1/5। ठीक है, और 0 कब? ये है। तो मैनिपुलेशन कहां से होगा? उसी y इक्वल टू एक्स क्यूब से ही होगा। ठीक है, तो देखो सीधा 0 कहां से कहां तक है? मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे मेरा 1/5 है और ये 1 है, तो यहां से यहां तक लेकर के जो है हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जस्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसका काम हो गया। अब देखो 0 से लेकर के 1/5 तक की अगर हम बात करेंगे तो कैसा देगा? क्योंकि अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब की अगर बात करेंगे तो कुछ ऐसा देता है, और वही 1/5 माइनस कर देते हैं तो कैसा देगा? यहां से स्टार्ट होगा ना, यहां से। तो अब देखो 1/5 पे क्या हो रहा है, ये कट हो गया। या ऐसे देखो, जैसे कि हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1/5 का पावर 3, इसका ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ठीक है, उसी का ही तो पोर्शन ले रहे हैं ना हम। ठीक है, अब देखो अब x इक्वल टू 0 से लेकर के सॉरी 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 हाँ 1/5 से लेकर के 1 तक का पोर्शन क्या है? ये है, 0 है। ठीक है, ये वाला काम हो गया। ये समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इसका हम ये वाला हम पिक नहीं करेंगे। अगर वही अगर 0 से लेकर के 1/5 तक की बात करें, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की बात करेंगे, तो वो किसका ग्राफ है? x के पावर 3 के टाइप का ही है। तो फिर जो तुम्हारा ये जो ग्राफ है x माइनस 1/5 के पावर 3 का, उसका पोर्शन कट करेंगे। आ रहा समझ बात में? यही है ना, y इक्वल टू एक्स माइनस 1/5 का ग्राफ के पावर 3 का ग्राफ। तो इस रेंज में जहां आएगा 0 से लेकर के 1/5 तक, तो ये वाला पोर्शन को कट कर लेंगे। आ रहा समझ में? तो ये हो गया, बस यही तक, इसके आगे नहीं जाएगा ग्राफ। तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। आ रहा समझ में? तो फाइनल इसका ग्राफ जो है वो कैसा दिखेगा, एक बार प्लॉट कर देते हैं फ्रेश। ये हो गया हमारा x इक्वल टू 1/5, ये हो गया 1, यहाँ पे ये हो गया, और बस यही हो गया ग्राफ। ठीक है, सोच रहे होगा कि यहाँ कहाँ वेक्टर सब स्पेस पढ़ रहे थे, कहाँ रियल एनालिसिस आ गया अचानक से। तो बता रहे हैं अभी आगे। लॉजिक समझ में आया कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? जो ये समझ में आना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इधर। ये मिटा दें इसको, अगर कलर पेन हो तो इसको कलर से कर दो ताकि समझ में आएगा, या बोल्ड कर दो ये वाला पोर्शन को। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। कंसीडर द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, रियल फंक्शंस या रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल फंक्शंस ऑन दिस इंटरवल। ये कैसा इंटरवल है? कॉम्पैक्ट इंटरवल है, क्लोज प्लस बाउंडेड compact interval 0 to 1 such that पहला क्या है?
fx is equal to 0 at finite number of points। दूसरा क्या बोल रहा है, fx has local maxima at x is equal to 1/5। तीसरा ऑप्शन है fx has local minima at same point। चौथा जो है ऑप्शन f has local extrema at same point। ठीक है, देन ऑप्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है 1 2 3 आर सब स्पीसीज, only one is a subspace। थर्ड है all are subspaces। none is subspace। लग रहा है ना अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, CSIR नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये 3 नंबर में नहीं आएगा, 4.5 नंबर में आएगा। अगर इस टाइप का आएगा तो ये तो भूल ही जाओ कि ये इस टाइप गेट में करता है वैसा काम 2 नंबर में। तो बारी बारी से हम पहले कॉपी में लिख लो ये सब, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ वाला पोर्शन को मिटाएंगे, फिर बारी बारी से ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, ट्रू करेंगे, जो करना है वो करेंगे। लिख लीजिए, नीचे का पोर्शन मिटाएं, रुक जाए, ठीक है। अब जरा ये देखो, पहला ऑप्शन सॉल्यूशन, पहला का हम देखते हैं। कह रहा है कि fx is equal to at finite number of points। सबसे पहला क्या है, वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस या रियल फंक्शंस। क्या है, हम वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल करा चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस या फिर सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस भी वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो ये हमारा ये हो गया हमारा V/F। ठीक है, F क्या है, रियल नंबर्स है। तो अब इसमें जो है कह रहा है कि ऑप्शन 1, इस पे एक सबसेट हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसेट में कैसा एलिमेंट है, वो सारे फंक्शंस जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हो, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये वैनिश करता हो, जीरो हो जाए। तो देखो, तो हम अब मान लिया जाए ये सबसे पहले क्या होगा, अगर ऐसा है, अगर ये इसका सब स्पेस है तो क्या करना होगा, इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है, दो कोई भी हम वैसा फंक्शंस लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि f1 के पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो, f1 इज इक्वल टू 0 और f2 इज इक्वल टू 0 एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, दो लिए, अगर दोनों का हम सम कर दे रहे हैं, सम करने के बाद क्या होगा, अगेन दैट गिव्स अ फंक्शन। तो सम करने के बाद भी अगर यही हो कि हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये 0 हो, तो क्या कहेंगे, दिस इज क्लोज्ड विथ
विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो, लेकिन हम हमारे पास क्या, हमको दिख रहा है एग्जांपल, मान लेते हैं, ठीक है, सोच लो एग्जांपल कि वैसा फंक्शन ले लेते हैं क्या जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हो। तो कैसा फंक्शन हो सकता है, मान लेते हैं क्या, लेट f1 इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2, दो नंबर ऑफ जीरोस कितना है इसका 2, 1 पे वेनिश कर रहा है, ये 1 पे 0 है, 2 पे भी 0 है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, नंबर ऑफ जीरो जो है फाइनाइट है, मतलब ये इसका एलिमेंट है fx इक्वल टू 0 एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। दिस बिलोंगिंग टू ऑप्शन 1। अच्छा छोड़ो इसको, इसका नाम दे देते W1, इसका नाम दे देते W2, इसका नाम दे देते W3, W4, ठीक है। अब थोड़ा ठीक रहेगा, W1 ये इसके पास क्या फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है। अब देखो, और F2 हम ऐसा ले लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, माइनस x माइनस 1 x माइनस 2, ये बिलोंगिंग टू W1। इसके पास भी तो फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है, ये भी 1 पे वेनिश कर रहा है, ये भी 2 पे वेनिश कर रहा है, आ रहा है समझ में। दोनों फंक्शंस अलग अलग है, दो डिफरेंट वेक्टर ले लिए, दोनों पे क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है, लेकिन अब जरा सम करके देखो तो क्या आता है, f1 प्लस f2 क्या आएगा, 0 आएगा ना, f1 प्लस f2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब देखो f1 प्लस f2 दो फंक्शन का सम अगेन अ फंक्शन, और ये वैसा फंक्शन हो गया थ्रू आउट जीरो ही है। थ्रू आउट जीरो होने का मतलब क्या हो रहा पता है, x, इसका मतलब हो गया f1 प्लस f2 एक फंक्शन है विद वेरिएबल x, यही ना, x का कुछ भी वैल्यू हम लेंगे 1 2 3 4 5, कोई भी रैशनल इरेशनल कुछ भी लेंगे तो हमेशा ये जीरो देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है। समझ में आ गया, प्रॉपर्टी को हिट करना है। F1 के पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस था, मतलब इसका पार्ट था, F2 के पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस था, मतलब इसका पार्ट था, लेकिन F1 प्लस F2 के पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अब एडिशन में ये बर्बाद हो गया है, खत्म उसका कहानी, सब स्पेस नहीं बनाएगा ये। आगे समझ में, ये ऑप्शन समझ में आया, लिख लो इसको ऐसे ही। कोई डाउट, नेक्स्ट ऑप्शन, हो गया ना क्लियर, मिटा रहे हैं, लिखिए, लिख लिया, तुम लिख लिया। अब जो है सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। अब देखो लोकल मैक्सिमा, ये जरा देखो, एट एक्स इक्वल टू 1/5, अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी एक्स क्यू का पढ़े थे, एक्स स्क्वायर आसान था इसलिए डिस्कस नहीं किए, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा, सिमेट्रिकल अबाउट, ये पैराबोला है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस ऑफ y इवन पावर ऑफ x, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जीरो पे क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, तो ठीक है भाई, मिनिमम हमको तो मैक्सिमम वाला चाहिए ना, -1 से गुना कर देंगे तो सारा का सारा जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, इसका ग्राफ बन गया। अब देखो x इक्वल टू 1.5 पे बात कर रहा है ना, तो उसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है।
तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा इसका। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1/5। ये समझ में आ रहा ना ग्राफ कैसे बना। अब देखो जरा, x इक्वल टू 1/5 पे इसका लोकल मैक्सिमा अचीव कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसका 1/5 है, उससे ज्यादा तो ऊपर है ही नहीं ना ये, उसके बाद नीचे है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, इस टाइप का जो फंक्शन है f1 अगर बात करेंगे क्या है, ये इसी का ही एलिमेंट है। आ रहा समझ में, इसका एलिमेंट है। तो हमारा f1 इज इक्वल टू, यहाँ साइड में लिख देते हैं क्या है, माइनस x/1/5 का स्क्वायर बिलोंगिंग टू W2। ये बात समझ में आ रहा है ना, इसका है, ठीक है। अब देखो, अभी हम एडिशन पे डिस्कार्ड किए हैं तो पहला ऑप्शन को। अब दूसरा का ये देखो, अगर मान लेते हैं कि अगर ये F1 ये जो सेट है, इस टाइप का जो एलिमेंट्स है, ये अगर सब स्पेस फॉर्म करेगा, अगर ये W2 अगर सब स्पेस फॉर्म करेगा, तो इसको क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना होगा ना, तभी, मतलब ये तो कम से कम नेसेसरी क्राइटेरिया है, ये तो होना ही चाहिए। ये हो जाएगा, उसके बाद चेक करेंगे कि बाकी सब है फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मान लिया इसी को डिस्कार्ड कर दिए तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो एक स्केलर पिक करते हैं फील्ड का। फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर का एक स्केलर लेते हैं -1, -1 से इसको गुना कर दो। देखो -1 इंटू F1 क्या हो जाएगा, x -1/5 के पावर 2। अब इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, जो ऐसा था ये अपवर्ड हो जाएगा ना, x इक्वल टू 1/5 पे इसका क्या हो रहा था, मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रहा था। और यहाँ पे अब देखो x इक्वल टू 1/5 पे मिनिमम वैल्यू हो गया, यहीं से इसकी कहानी खत्म हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, it is not closed with respect to scalar multiplication. Therefore, F1 belonging to W2 and minus F1 does not belong to F2. Therefore, W2 is not closed with respect to scalar मल्टीप्लीकेशन, जो भी है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो दूसरा ऑप्शन भी बेचारा लुढ़क गया। तीसरा ऑप्शन आप जो दूसरा कर लिए वो तीसरा भी कर लेगा। कैसे होगा, F1 लिए -1 इंटू x -1/5 के पावर 2। अब F1 यही ले लेते हैं, x -1/5 का स्क्वायर, ठीक है। देख लो उल्टा कर देंगे, F1 लेते हैं x -1/5 का स्क्वायर, तो इस केस में इसका जो है ग्राफ कैसा दिखेगा वैसा। तो लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1/5 हो रहा है। अब इसी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा ये। तो जहां लोकल मिनिमा हो रहा था वहां मैक्सिमा हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने से, जहां लोकल मैक्सिमा हो रहा था वहां मिनिमा हो जा रहा है। तो दोनों ही क्या हो रहा है, नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी खत्म। ठीक है, अब एक्सट्रीमा के लिए, एक्सट्रीमा मतलब क्या, मैक्सिमा मिनिमा दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया ना, तीसरा ऑप्शन का लिखने का तो जरूरत नहीं है ना, समझ में आ ही गया होगा। दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सेम ही है, क्या है दोनों में डिफरेंस, मिटा दे नीचे का, लिख रही है। हो गया तुम्हारा, सबका हो गया। अब देखो, अभी जो एग्जांपल इतना लंबा चौड़ा एग्जांपल लिए थे ना, उसका अब काम आ रहा है। मान लेते अब फोर्थ ऑप्शन के लिए, अब
ध्यान में आ ही गया होगा, यहाँ एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं ना, तो जरूर काटने का बात हो रहा है, ऑप्शन को डिस्कार्ड करने का बात हो रहा है। यहाँ थ्योरी का बात करते हैं तो ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ जरूर ये सही होगा तभी ये थ्योरी हो रहा है। यहाँ एग्जाम्पल इतना कराए हैं, इसका मतलब जरूर ये ऑप्शन काटने का ही बात हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक हम ऑप्शन ले लेते हैं, क्या ये वाला F1 ले लेते हैं, कुछ ऐसा 0 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/5, और फिर क्या करते हैं x माइनस 1/5 का पावर 3 कब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 लेस देन इक्वल टू 1। और दूसरा ही बताए थे, इसका ग्राफ कैसा होगा 1/5 से लेकर के 1 तक। इसका देखो ग्राफ 1/5 से लेकर के 1 तक कुछ ऐसा दिख रहा है, और उसके बाद 0 से लेकर के 1/5 तक कुछ ऐसा, ठीक है। और दूसरा लेते हैं क्या उल्टा वाला, ये हो गया। अब देखो x माइनस 1/5 के पावर 3 for x is greater than equal to 0 less than equal to 1/5, और फिर 0 if x is greater than equal to 0 sorry 1/5 less than equal to 1। अब इसका ग्राफ कैसा होगा 0 से लेके 1/5 तक ये वाला पोर्शन एक्स क्यूब वाला, और उसके बाद 1 तक ये वाला, ठीक है। या फिर इसको एक काम कर सकते हैं, 1 नहीं लिख करके इन्फिनिटी कर देते हैं, ठीक है। और कहां 1 है, एक यहां पे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे 1 पे एंड नहीं हो रहा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और फिर ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। कुछ किए नहीं है, बस 1 पे जहां पे उसका ब्लॉक लगा रहे थे, क्लोज कर रहे थे, 1 को ओपन करके उसको भगा दिए। अब देखो F1 किसका एलिमेंट है एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मतलब होता है कि मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी। तो अब देखो F1 की अगर बात करेंगे 1/5 पे, यहाँ पे क्या है 1/5 है ना, और यहाँ पे 1/5 है, तो 1/5 पे इसका क्या है एक्सट्रीमा है या नहीं है ना। एक F1 के पास 1/5 एक्सट्रीमा है, किस टाइप का एक्सट्रीमा है मिनिमा है, और फिर F2 के पास मैक्सिमा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो फर्क नहीं पड़ता है तो एक्सट्रीमा ही, आ रहा है ना बात समझ में, ठीक है। अब देखो दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का सम करेंगे तो 0 प्लस दिस, मतलब 0 से लेकर के 1/5 तक का पोर्शन में ये पूरा ग्राफ आ जाएगा, और फिर इसके लिए ये पूरा आ जाएगा वैसा, इसके लिए भी उतना ही आ जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा ग्राफ है, या फिर इसको ऐसे यहां भी कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, भगा दो क्या दिक्कत है, तब पूरा आएगा। माइनस इन्फिनिटी कर देते हैं, ठीक है। सॉरी ये माइनस इन्फिनिटी नहीं, हाँ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब दोनों का सम करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1/5 तक, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/5 तक, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा x माइनस, इसे मिटा दें, ये पहले लिख लो। F1 प्लस F2 की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, दो कैसा आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1/5 तक, क्या आएगा x माइनस 1/5 के पावर 3 फॉर x इज ग्रेटर देन, जगह नहीं बन रहा है, लेस देन होगा, इक्वल टू का मतलब कि इक्वल टू इंफिनिटी, वो होता नहीं है ना, समझ में आ गया ना। अब दोनों को सम करेंगे तो देखो x माइनस 1/5 के पावर 3 कहां से कहां तक, जी माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1/5 तक, माइनस इंफिनिटी टू, ठीक है। अब देखो फिर अब इस वाले डोमेन के लिए करेंगे दिस प्लस दिस 0, अगेन दिस x माइनस
1/5 के पावर 3 कहां के लिए? 1/5 से लेकर के इंफिनिटी तक। आगे समझ में? मतलब कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1/5 तक के लिए ये है, और फिर 1/5 से लेकर के इंफिनिटी तक के लिए भी यही है। इसका मतलब पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का जो ग्राफ है वो एक ही टाइप का हो रहा है। आ रहा है समझ में ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको इधर हम मिटा रहे हैं, f1 प्लस f2 क्या हो जाएगा, x माइनस 1/5 के पावर 3, यही होगा ना ओवरऑल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो अब इसका ग्राफ देखो, f1 प्लस f2 का ग्राफ कैसा होगा? आ गया? ये क्या है, सॉरी कुछ ऐसा दिखेगा, जो भी होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, अब देखो f1 के पास एक्सट्रीमा था, एक्सट्रीमा के फॉर्म में क्या था, मिनिमा था, और f2 के पास भी एक्सट्रीमा था, एक्सट्रीमा के टर्म में क्या था, मैक्सिमा था। दोनों का सम कर दिए तो क्या हो रहा है उसके पास, इसके पास कहां मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है कुछ इसका, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, बाउंडेड ही नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है, बाउंडेड अबव भी नहीं है। तो इस केस में दोनों का सम के पास एक्सट्रीमा नहीं है। दैट मींस कि हम लोग दो ऑप्शन, दो फंक्शंस लिए, दो एलिमेंट्स लिए f1 f2, जो दोनों ही किसका पार्ट था, W4 का पार्ट था, लेकिन दोनों का सम जो है W4 का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जब W4 का पार्ट नहीं है तो दैट मींस इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, therefore f1 belonging to W4, f2 belonging to W4, but f1 plus f2 does not belong to W4, therefore W4 is not a subspace of किसका, V over R। V क्या है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नन दिए थे ना। तो किसी को कोई डाउट है इसमें, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ऐसा ही होता है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट डे जो है और वेक्टर सब स्पेसेस, नेक्स्ट डे नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास कब होगा मेरा, मंडे को। तो मंडे को वेक्टर सब स्पेसेस से रिलेटेड बहुत सारा और भी प्रॉब्लम्स को करेंगे, कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।